वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि इस पूरे वीडियो में जितने भी 2500 प्रश्न बताए जाएंगे वह बहुत ही संभावित प्रश्न है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वह है हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। जो हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल होता है वह किसके द्वारा से प्राप्त होता है, वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है? तो इसका जवाब है हमारा लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। लकड़ी के भंजक आसवन, ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल जो होता है वह किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के भीतर होता है, सूर्य के भीतर कौन सी क्रिया होती है? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में शायद आपको पता हो। तो सूर्य के भीतर जो क्रियाएं होती हैं उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है। तो इसका जवाब है हमारा नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं। जो हमारा प्रश्न है कि सूर्य के भीतर होती है तो क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रियाएं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा होती है। जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है उसमें सबसे अधिक मात्रा किस चीज की होती है? तो इसका जवाब है हमारा U-238 का, ठीक है। U, ठीक है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो U-238 का, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है। जो सौर ऊर्जा होती है वह हम तक किस माध्यम से पहुंचती है, वह किस तरीके से पहुंचती है? तो वह है हमारा अवरक्त प्रकाश से। अवरक्त प्रकाश, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो सौर ऊर्जा है वह हमें किस माध्यम तक, वह किस तरीके से हम तक पहुंचती है? तो यह अवरक्त प्रकाश के जरिए, अवरक्त प्रकाश की प्रक्रिया से हम तक पहुंचती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत है। जो हमारा प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका जवाब है हमारा सूर्य से प्राप्त विकिरण। सूर्य से प्राप्त विकिरण, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का जो प्राकृतिक स्रोत है वह सूर्य से प्राप्त विकिरण से ही उसका स्रोत होता है, पराबैंगनी किरणों का उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में परिणत होता है। जो हमारा नाभिकीय संलयन होता है इसमें परिणत होता है मतलब क्या से क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में परिणत होता है। तो इसका जवाब हमारा हाइड्रोजन से हीलियम में वह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से हीलियम, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय संलयन में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में परिणत होता है, क्या परिणत होता है? तो हाइड्रोजन से हीलियम में वह परिणत हो जाता है। अब ये हमारा जो अगला प्रश्न है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी, इस क्वेश्चन को देखने के बाद शायद आपको लगेगा कि यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो एंटीमनी है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीमनी क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि एंटीमनी इकोनॉमिक्स का वर्ड ना होते हुए केमिस्ट्री का शब्द है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि एंटीमनी जो है यह एक उपधातु है। एंटीमनी को एक बार हम फिर से आपको बता दें कि एंटीमनी क्या है, यह एक उपधातु है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि लोहा का निष्कर्षण। जो हमारा लोहा का निष्कर्षण होता है वह मुख्यतः होता है, जो लोहे का निष्कर्षण होता है वह मुख्यतः किस वजह से होता है, उसका क्या रीजन होता है? तो हेमाटाइट अयस्क की वजह से लोहे का निष्कर्षण होता है। हेमाटाइट अयस्क, हेमाटाइट अयस्क, Fe3O4, ठीक है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है? तो हेमाटाइट अयस्क के होता है और हेमाटाइट अयस्क को हम Fe3O4 से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त होता है वह किस तरीके से प्राप्त होता है, वह किससे प्राप्त होता है? ये हमारा प्रश्न है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे प्राप्त होता है। तो हमारा जो जिप्सम होता है, हम आपको बता दें कि पेरिस ऑफ प्लास्टर जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है वह जिप्सम को जब 120 अंश सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त होता है। तो इसका जवाब है हमारा कि जिप्सम को 120 अंश सेल्सियस पे गर्म करने पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिस ऑफ प्लास्टर
किससे प्राप्त होता है, कौन सी क्रिया से प्राप्त होता है और किससे प्राप्त होता है? तो जो पेरिस ऑफ प्लास्टर है हमारा जिप्सम को जब हम 120 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त हो जाता है। अब तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः होता है, जो तांबे का निष्कर्षण होता है, यहाँ पे हमने देखा कि लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है? तो हेमाटाइट अयस्क होता है। तो उसी तरह जो तांबे का निष्कर्षण है वह किससे होता है? कॉपर पाइराइट्स अयस्क से। ठीक है, कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट अयस्क से। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए दो चीजों का हमने जो निष्कर्षण है उसको बताया कि लोहे का निष्कर्षण हमारा हेमाटाइट अयस्क या Fe3O4 से होता है और तांबे का निष्कर्षण जो होता है वह मुख्यतः होता है कॉपर पाइराइट अयस्क के वजह से। ठीक है, अब मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु? जो हमारा मैग्नीशियम है या किसका मिश्र धातु? मैग्नीशियम मिश्र धातु है या किस चीज का मिश्र धातु है? हम आपको बता दें कि यह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैग्नीशियम जो है किसका मिश्र धातु है? तो हम आपको बता दें कि यह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड गैस का सांद्रण है वह किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका जवाब हमारा फेन प्लवन से, फेन प्लवन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका जवाब हमारा फेन प्लवन। अब फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप क्या है? जो फास्फोरस है उसका सबसे अस्थायी अपरूप क्या होता है? तो इसका जवाब है हमारा लाल फास्फोरस। ठीक है, ये पॉइंट हम एक बार फिर से आपको बता दें कि फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा होता है। जब फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप की बात की जाएगी तो उसका जवाब है हमारा लाल फास्फोरस। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि फास्फोरस का श्वेत अपरूप होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस हमने देखा कि जो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है वह कौन सा है? तो लाल फास्फोरस। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो फास्फोरस से ही रिलेटेड है कि फास्फोरस का श्वेत अपरूप होता है यह अत्यधिक विषैला होता है, अत्यधिक विषैला। ठीक है, फास्फोरस जो श्वेत अपरूप होता है वह अत्यधिक विषैला होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है? जो हमारा क्रायोलाइट होता है वह किसका अयस्क होता है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का। ठीक है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका जवाब है हमारा कि एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि कागज किसका शुद्ध रूप है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह कागज से रिलेटेड है कि कागज जो है वह किसका शुद्ध रूप है? तो इसका जवाब है हमारा कागज हमारा सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है, सेल्यूलोज। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कागज जो है वह किसका शुद्ध रूप है? तो वह सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है निलंबन में। ठीक है, निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। जो हमारे निलंबन की जो प्रक्रिया होती है इसमें निलंबित कणों का जो आकार होता है वह क्या होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार जो होता है वह 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद कोलाइडी जो कण होते हैं, कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? यहाँ पे हमने देखा कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब उसका साथ ही साथ हमारा जो अगला प्रश्न है कि कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁴ और 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच में, 10⁻⁴ और 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसको फिर से हम आपको बता दें कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होगा? तो यह 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और कोलाइडी कणों की जब बात होगी तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो देखिए 10⁻⁴ से 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच में इसका आकार होता है। अब वायु में धुआं है, जो वायु में हमें जो धुआं मिलता है वह किसका उदाहरण है? तो वायु में जो धुआं है वह निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, वायु में धुआं उदाहरण है निलंबन का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायु में जो धुआं प्राप्त होता है वह किस चीज का उदाहरण है? तो वह निलंबन का उदाहरण है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि रक्त उदाहरण है, जो हमारा ब्लड होता है यह किस चीज का उदाहरण है? तो इसका जवाब हम आपको बता दें, यह कोलाइड का
उदाहरण है। ठीक है, रक्त उदाहरण है किसका? यह कोलाइड का उदाहरण है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए कि ताप में वृद्धि होने पर ठोस पदार्थ की विलेयता में परिवर्तन होगा। ताप में अगर वृद्धि होगी तो ठोस पदार्थ की विलेयता में किस प्रकार से परिवर्तन होगा? मेरे कहने का मतलब है कि उसके परिवर्तन में जो उसकी विलेयता है वह कम होगी, कि उसकी विलेयता अत्यधिक होगी, वह सामान्य अवस्था में रहेगी, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा जो प्रश्न है कि ताप में वृद्धि होने पर ठोस पदार्थ की विलेयता में क्या होगा कि वह बढ़ जाती है। जो ठोस पदार्थ की विलेयता है वह सदैव बढ़ जाती है। किन परिस्थितियों में? ताप में अगर वृद्धि होगी तो ठोस पदार्थ की विलेयता सदैव बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसने किया था। जो हमारा नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन है यह कब और किसने किया था? 1911 इसके में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। और किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को आप समझिएगा कि यह किसी का नियम भी है और जवाब अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों इसके बाद जो लगातार दोनों प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा, प्रश्न को आप समझिए कि स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? फिर से इस प्रश्न को आप समझिए कि स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह किसका नियम है? इसका जवाब है हमारा ब्रायल का नियम है। ठीक है, ब्रायल का नियम। स्थिर दाब पर, प्रश्न को आप समझिए कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, प्रश्न को आप समझिए कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है और ताप घटाने पर गैस का आयतन घट भी जाता है तथा आयतन ताप क्रम का समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? हमारा चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स का नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर, चार्ल्स का जो नियम है उसके अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है और ताप घटाने पर गैस का आयतन घट भी जाता है तथा आयतन ताप क्रम का समानुपाती होता है। तो यह किसका उदाहरण है या किसका नियम है? तो चार्ल्स का नियम है। ठीक है, इसके बाद इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मछली या फल आदि के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न में आपके कई ऑप्शन दिए होंगे, जल का या बर्फ का, बर्फ में गीले बर्फ का या सूखे बर्फ का। तो प्रश्न को आप समझिए कि मछली और फल आदि के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है हमारा सूखे बर्फ का, सूखे बर्फ का। मछली और फल आदि के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? सूखे बर्फ का। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के सेशन में हमने जितने भी प्रश्न आपको बताए वह सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।